वेलकम टू बायोलॉजिक। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी, दे ऑल्सो यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड रिलीज CO2। दे डू दिस बाय रेस्पिरेशन। मतलब प्लांट्स जो है वो सिर्फ हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने और CO2 रिलीज करने के अलावा भी कुछ काम करते हैं, वो होता है रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। ये याद रखना कि ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आर नोन एज रेस्पिरेटरी गैसेस, क्योंकि रेस्पिरेशन में ये दो गैसेस ही यूज़ होते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑल्सो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, क्योंकि रेस्पिरेशन में O2 इनटेक करते हैं और CO2 बाहर छोड़ देते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पिरेशन। प्लांट्स ऑल पार्ट्स दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। मतलब हर एक पार्ट, भले ही वो रूट क्यों ना हो, स्टेम क्यों ना हो, लीव क्यों ना हो, वो अपना रेस्पिरेशन खुद करेगा। वो किसी दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि मुझे एनर्जी चाहिए, लीव्स को एनर्जी चाहिए तो वो सोचेगा नहीं स्टेम मुझे एनर्जी दे दे रेस्पिरेशन करके तब मैं एनर्जी यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं होता है। हर पार्ट अपना अपना भाग का एनर्जी खुद बनाता है और खुद यूज़ करता है। वहीं एनिमल्स में देखेंगे तो परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट। मतलब अगर रेस्पिरेशन करते हैं तो सब अलग अलग नहीं करते, सब एज ए यूनिट करते हैं। मतलब अगर किसी एक सेल ने रेस्पिरेशन किया और उसने एनर्जी बना ली, उसके बगल वाले सेल को ज़रूरत पड़ गई, वो नहीं कर पाया एनर्जी, तो वो एनर्जी उसको दे देगा वो। ठीक है, वैसे होता है। प्लांट्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2 आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ऑफ द प्लांट बॉडी। मतलब जो ऑक्सीजन और CO2 है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट, मतलब रूट, स्टेम, लीफ, इन सबके आपस में बहुत ही कम ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि हर एक पार्ट जो है वो अपना रेस्पिरेशन खुद करता है। इसीलिए हर एक पार्ट अपना गैस भी खुद ही एक्सचेंज करता है। वहीं एनिमल्स में देखें तो रेस्पिरेटरी गैसेस आर जनरली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इनसाइड एन एनिमल। मतलब एक एनिमल है, उसका हर एक पार्ट रेस्पिरेशन के लिए गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाता है। इसीलिए जो रेस्पिरेटरी गैसेस है दैट इज CO2 एंड O2 आर जनरली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। मतलब मान लो हमारे लंग्स हैं जहाँ पे हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, तो लंग्स से हमारा गैसियस एक्सचेंज हुआ, ब्लड ऑक्सीजन रिच हो गया और वो फिर वही ऑक्सीजन रिच पूरे बॉडी में घूमता है ब्लड, उसी से पूरे हर एक सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। ऐसा नहीं है कि हर एक सेल अलग अलग गैसेस एक्सचेंज करेगा, लेकिन प्लांट्स में ऐसा ही होता है, हर एक पार्ट अलग अलग से गैसेस एक्सचेंज करता है। रेस्पिरेशन एट अ स्लो रेट। मतलब प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो स्लो रहता है, क्योंकि प्लांट्स को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि प्लांट्स इधर उधर घूमते नहीं हैं, इसलिए उनको एनर्जी की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। वो एनर्जी कंज्यूम भी उतना नहीं करते, इसीलिए कम एनर्जी बनाते हैं और बहुत धीरे धीरे बनाते हैं। वहीं एनिमल्स में देखेंगे तो रेस्पिरेशन एट अ मच फास्टर रेट। अब एनिमल्स हैं, हम लोग तो बहुत इधर उधर घूमते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो इसलिए एनर्जी ज़्यादा भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए। क्योंकि अगर हम मान लो रन कर रहे हैं, रनिंग में हमको बहुत फास्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर एनर्जी स्लो बनेगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए एनिमल्स में फास्टर रेट पे रेस्पिरेशन होता है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, हाउ प्लांट्स गेट ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हाउ प्लांट्स गेट ऑक्सीजन। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। याद रखना ये डिफ्यूजन ही है जिससे प्लांट को ऑक्सीजन मिलता है और प्लांट CO2 को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक सब्सटेंस है वो अपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले जगह पे चले जाता है, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि एक लीफ है, ठीक है, ये लीफ के बाहर में एयर है, एयर में O2 ज़्यादा होगा कि CO2? O2 ज़्यादा होता है। और लीफ के अंदर क्या होता है? O2 कम होता है रेस्पिरेशन के टाइम में। तो ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर आ जाता है। ये क्या हुआ? डिफ्यूजन। ये अंदर, मतलब एयर में O2 ज़्यादा था, लीफ में O2 कम था, लीफ को O2 की ज़रूरत थी, तो O2 एयर से लीफ के अंदर आ गया। ये हो गया डिफ्यूजन। ऐसा ही CO2 के साथ होता है। रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 जो है
वो लीफ के अंदर ज़्यादा होता है और एयर में कम होता है, तो वो लीफ से एयर में चले जाता है। नेक्स्ट, plants have a very large surface area when compared to their volume because they have a branching shape. हम लोगों ने ऊपर में पॉइंट पढ़ा था कि हर एक पार्ट जो है वो खुद ही अपना रेस्पिरेशन करता है और वो गैसेस एक्सचेंज भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत ही कम करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम करता है। वो क्यों? क्योंकि प्लांट्स का जो सरफेस एरिया है वो बहुत लार्ज होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। और इस सरफेस एरिया को किससे कंपेयर करते हैं? उनके वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए जो गैसेस है वो हर एक पार्ट खुद ही अपना डिफ्यूज़ कर लेता है गैसेस को, मतलब खुद ही एक्सचेंज कर लेगा। ऑक्सीजन लेना है खुद ही ले लेगा, CO2 छोड़ना है खुद ही छोड़ देगा, वो इधर से उधर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करता। अब जैसे देखो ये डायग्राम में, इसमें क्या है, अगर हम ह्यूमन बॉडी या किसी भी एक एनिमल की बॉडी देखेंगे तो वो बहुत ही ऐसी होती है, मतलब एक जगह पे ऐसे, मान लो ये कोई एनिमल है, मान लो नहीं दिख रहा है लेकिन मान लो ये कोई एनिमल है, तो ये बहुत ही, इसका सरफेस एरिया बहुत ही कम है, सिर्फ ये है इसका सरफेस एरिया। लेकिन यहीं अगर एक ट्री को देखें हम लोग, तो ट्री का सरफेस एरिया कैसा है? ये पूरा इसका सरफेस एरिया, ये देखो, ये किसका सरफेस एरिया? ये ब्रांचेस का, स्टेम का सरफेस एरिया है। ठीक है, ये तो ब्रांचेस और स्टेम का हो गया। लेकिन अगर लीव्स का देखेंगे तो लीव्स तो इसमें पूरे में भरा हुआ है, पूरा सरफेस एरिया हो गया लीव्स के लिए। लीव्स का भी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। लीव्स होते कितने पतले पतले से होते हैं, उसका वॉल्यूम कितना होगा? बहुत ज़्यादा कम, लेकिन उसका सरफेस एरिया देखते हैं कितना होता है। देखो इसका सरफेस एरिया कितना है, लेकिन वहीं अगर इसको हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत कम रहेगा। वैसे ही ये हो गया स्टेम का, ये हो गया लीफ का। अब रूट्स का भी देखो, ये पतले पतले रूट्स है, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है, इनका अगर वॉल्यूम देखेंगे बहुत कम होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनकी ब्रांचिंग शेप होती है, बिकॉज दे हैव अ ब्रांचिंग शेप, मतलब हर चीज़ ब्रांचेज में डिवाइडेड रहता है, उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, गैसियस एक्सचेंज ईजी हो जाता है और हर पार्ट अपना खुद का गैसियस एक्सचेंज कर पाता है। नेक्स्ट, therefore diffusion alone can supply all the cells of plants with as much oxygen they need for respiration। वही जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि डिफ्यूजन अलोन सारा का सारा गैसियस एक्सचेंज करवा सकता है पूरे प्लांट में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन रूट्स। हम लोग अलग अलग देखेंगे, रेस्पिरेशन इन रूट्स, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स एंड रेस्पिरेशन इन लीव्स। प्लांट्स में इतना ही है, चलो देखते हैं। Respiration in roots. Air with oxygen is present in between the soil particles which is taken in by the roots by the process of diffusion। देखो gaseous exchange कहीं भी होगा ना, वहाँ diffusion तो ज़रूर होगा, क्योंकि gases जो है वो mainly diffusion से ही इधर उधर जाते हैं। इसीलिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो roots होती है, ये देखो ये plant है, इसकी जो roots गई हुई है, ये roots कहाँ जाती है? सॉइल में, सॉइल में रहती है ये roots। ये देखो ये सॉइल पार्टिकल्स है, ये सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इनके बीच में देखो मैंने कितना गैप बनाया है। ये मैंने एकदम छोटे वाले पार्टिकल्स को दिखाया है। हम लोग ऊपर से देखते तो हम लोग को लगता नहीं है कि उसके बीच में एयर हो सकता है, लेकिन बहुत सारा एयर होता है। तो ये देखो, ये जो ये रूट्स हो गए पिंक वाले, ऑरेंज वाले हमारे सॉइल पार्टिकल्स हो गए। बीच में जो खाली जगह दिख रही है ना, ये एयर स्पेसेस है, एयर स्पेसेस है, ये एयर स्पेसेस है। ये एयर स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि ये एयर स्पेसेस से ही ऑक्सीजन इनटेक कर पाता है प्लांट भी क्या, रूट डिफ्यूजन के थ्रू। वही लिखा है यहाँ पे, एयर विथ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। देखो इन एयर स्पेसेस है यहाँ पे, विच इज टेकन इन बाय द रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रूट्स भी तो रेस्पिरेशन करेंगे उसके लिए। अब देखते हैं रूट हेयर क्या होता है। रूट हेयर extensions of epidermal cells of roots which helps in absorption of water and exchange of gases from soil। देखो एपिडर्मल सेल्स हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। 9th क्लास में टिश्यूज चैप्टर में एपिडर्मल सेल्स दिया हुआ है। एपिडर्मल सेल्स मतलब क्या, जो प्लांट होता है उसके, प्लांट बॉडी होता है उसके सबसे आउटर कवरिंग में जो सेल का लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मल लेयर या फिर उन सेल्स को हम लोग एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स मतलब क्या, देखो एक सेल ऐसा होता है, ठीक है, एक सेल ऐसा होता है, लेकिन उन सेल्स में क्या हो जाता है, ऐसा टाइप से कुछ हो जाता है, ऐसा। तो ये क्या हो गया, रूट हेयर हो गया। मतलब एक्सटेंशन मतलब क्या, ये एक सेल था, सेल से कुछ एक्सटेंशन बाहर निकल गई,
ये क्या होती है, रूट हेयर, और ये बहुत ही फाइन होता है, एकदम हेयर लाइक, थ्रेड लाइक, कुछ भी बोलो, बहुत ज़्यादा फाइन होता है ये। तो एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स, रूट हेयर सिर्फ रूट में होगा ना, विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में तो हेल्प करना ही पड़ेगा क्योंकि रूट में हुआ है ये, और ऊपर से बहुत ज़्यादा पतला भी होता है, और एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम सॉइल। अब गैसेस का एक्सचेंज भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि रूट को रेस्पिरेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। यहीं पे देखते हैं हम लोग, देखे हैं ना हम लोग, एयर स्पेसेस होते हैं, उसी के अंदर ऑक्सीजन, CO2 सब होता है, लेकिन प्लांट क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है रेस्पिरेशन के लिए। O2 फ्रॉम एयर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर्स। मतलब जो ऑक्सीजन यहाँ पे फंसा हुआ है एयर में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, ये डिफ्यूजन के थ्रू रूट हेयर्स के अंदर चले जाता है एंड रीचेज ऑल अदर सेल्स ऑफ रूट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, उधर से देख लेना। एंड रीचेज ऑल अदर सेल्स ऑफ रूट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जो भी रूट के जो सेल्स है वहाँ पे पहुँचता है ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। CO2 मेड इन सेल्स ऑफ रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि रेस्पिरेशन में O2 यूज होता है, CO2 रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसीलिए यहाँ पे लिखा है CO2 मेड इन सेल्स ऑफ रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑल्सो मूव्स आउट बाय द सेम रूट हेयर बाय डिफ्यूजन। जिस रूट हेयर से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है उसी रूट हेयर से CO2 भी बाहर जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ O2 ही अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही गैसेज है और डिफ्यूजन के थ्रू इधर उधर जाना होता है उन लोगों का। नेक्स्ट, लैंड प्लांट्स डाई इफ वाटर लॉजिंग अकर्स फॉर लॉन्ग टाइम। अब वाटर लॉजिंग क्या होता है, ये वाटर लॉजिंग होता है मतलब जब हम लोग प्लांट्स को बहुत ज़्यादा वाटर कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। तुम लोग देखना कि जो घर पे पॉटेड प्लांट्स होते हैं उनमें अगर बहुत ज़्यादा पानी दे दो तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ लंबे समय के बाद वो मर जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं हम लोग तो इतने अच्छे से वाटरिंग कर रहे थे, ये लोग कैसे हो गया, ये कैसे मर गया। एक्चुअली उसका कारण क्या होता है, वाटर लॉजिंग। वाटर लॉजिंग मतलब पानी का एक जगह जम जाना या ठहर जाना। देखो फ्लड वर्ड में क्या होता है, बहुत सारी ट्रीज मर जाती है, क्यों, क्योंकि वाटर लॉजिंग हो जाता है। वाटर लॉजिंग मतलब क्या, पानी का ठहर जाना। अब ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। बिकॉज टू मच वाटर एक्सपेल्स ऑल एयर फ्रॉम सॉइल पार्टिकल्स। हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेसेस है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वाटर डाल दिया जाएगा और लंबे समय तक, तो क्या होता है, सारा जो वाटर के बीच बीच में जो एयर रहता है वो भी उड़ जाता है, या तो हवा में उड़ जाएगा या तो फिर वाटर में वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेसेस होते हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन, लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर के चलते वो एयर जो है वो एस्केप कर जाती है, हवा में ऊपर चली जाती है सॉइल से निकल के। देयरफॉर ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ प्लांट अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या करे भाई, एनर्जी तो चाहिए ही ना, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकता क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो अब वो सोचता है चलो एनारोबिक ही करके देख लेते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी तो मिल जाएगी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP बनता है ना, याद रखना, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP, है ना, ओनली 2 ATP। लेकिन फिर क्या करें, अगर एनारोबिक भी नहीं करेगा तो 2 भी नहीं बनेगा, 0 ATP बनेगा, वो तो वैसे मर जाएगा। तो वो बेचारा सोचता है चलो एनारोबिक कर लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग एल्कोहल विच में इवन किल द प्लांट। अब हम लोगों ने देखा था भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ ऐसा नहीं बनता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक प्लांट का एक एनिमल का। प्लांट वाला में देखा था हम लोगों ने कि एल्कोहल बनता है, एनिमल वाला में क्या बनता था, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन इन रूट्स। इसका एक डायग्राम देख लो, ये देखो रेस्पिरेशन इन रूट्स, अगर वाटर लॉजिंग हो गया तो क्या होगा, ये देखो ये ब्राउन वाले जो है ना, ये ब्राउन वाले हैं हमारे सॉइल पार्टिकल्स, ब्राउन वाले हैं हमारे सॉइल पार्टिकल्स। ये देखो सॉइल पार्टिकल्स, इनके बीच में क्या है, एयर स्पेसेस। लेकिन इधर देखो वाटर लॉजिंग हो गई है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। ये ब्लू वाला है ना पानी, ब्लू वाला है पानी हमारा। अब
देखो एयर स्पेसेस है यहाँ पे, लेकिन उन एयर स्पेसेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया? वाटर पार्टिकल्स ने, मतलब वाटर ने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब क्या करेगा? एयर तो चले गया, तो अब ये वाले रूट्स देखो, ये है रूट हेयर्स, ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं, ये है रूट हेयर्स। देखो ये है रूट हेयर्स, ग्रीन वाले जो भी है, ये बड़ा वाला तो रूट है, लेकिन ये छोटे छोटे वाले रूट हेयर्स, बहुत फाइनली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स है। ये देखो रूट हेयर्स है, ये देखो ये लोग सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, पूरा पानी भर गया है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, मर जाएगा, क्योंकि अल्कोहल से मर भी सकता है। वहीं यहाँ पे देखेंगे वेल एरेटेड में, तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे एयर स्पेसेस दिख रहा है हम लोग को, अच्छा खासा एयर है बीच में, तो अच्छा खासा ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छे से रेस्पिरेशन करेगा, अच्छे से जिंदा रहेगा। अब समझे? इसीलिए बहुत ज़्यादा वाटर भी नहीं करना चाहिए प्लांट्स को। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि जो गार्डनर होता है वो कुछ कुछ दिनों में जो सॉइल है उसको खोदता है, थोड़ा सा उसको खोदता है, ताकि उसमें एयर स्पेसेस बन जाए, अगर कोई एयर स्पेसेस नहीं है तो। कभी देखा होगा अगर तुम लोगों ने, तो अब समझे उसका लॉजिक सिर्फ मिट्टी को ऊपर नीचे करना नहीं है, उसका लॉजिक यही है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन इन रूट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम। रेस्पिरेशन इन स्टेम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो रेस्पिरेशन इन स्टेम्स के लिए पहले हम लोग को कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि स्टोमेटा प्रेजेंट इन द सॉफ्ट स्टेम्स ऑफ स्मॉल हर्बेसियस प्लांट्स फॉर गेशियस एक्सचेंज। अब जो स्टोमेटा होता है, हम लोगों ने पहले देखा था फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कि स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन स्टोमेटा जो है वो सॉफ्ट स्टेम्स में भी प्रेजेंट होता है, जो यंग स्टेम्स होते हैं वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट इन सॉफ्ट स्टेम्स ऑफ स्मॉल हर्बेसियस प्लांट्स, हर्बेसियस मतलब जिनके स्टेम्स बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, बहुत ही कमज़ोर, नाजुक, कमज़ोर तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन नाजुक टाइप होते हैं, उनको हर्बेसियस बोलते हैं। ग्रीन कलर के स्टेम्स होते हैं उनके स्टेम्स एकदम हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से रहते हैं हमेशा। तो स्टोमेटा जो है वो सॉफ्ट स्टेम में होता है ऑफ स्मॉल एंड हर्बेसियस प्लांट्स, ठीक है, वो जो छोटे हाइट के प्लांट्स होते हैं उनमें ही होता है, जिनको हम हर्ब्स बोलते हैं। क्योंकि हर्ब्स का तुम लोगों ने मिंट अगर देखा होगा तुम लोगों ने, तो मिंट कभी भी उसका स्टेम बहुत हार्ड नहीं रहता है, वो मोटा हो सकता है थोड़ा, लेकिन वो कभी भी हार्ड नहीं रहेगा, वो बहुत ही सॉफ्ट टाइप रहता है ना उनमें, फॉर गेशियस एक्सचेंज। टोमेटो का तो काम ही वही है। नेक्स्ट लेंटिसल्स जो है ये होता है हार्ड स्टेम में, क्योंकि सॉफ्ट स्टेम में तो स्टोमेटा इजीली कर सकता है, लेकिन हार्ड स्टेम में स्टोमेटा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टोमेटा लिविंग सेल से घिरा होता है ना, जैसे गार्ड सेल से घिरा होता है। वहीं लेंटिसल्स का देखते हैं, अ स्मॉल एरिया ऑफ बार्क मतलब क्या? हार्ड वुडी पार्ट जो होता है, एक ट्री देखा होगा तुम लोगों ने, ट्री का जो बाहर का हार्ड वुडी पार्ट होता है उसको बार्क बोलते हैं। अ स्मॉल एरिया ऑफ बार्क इन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ लार्ज प्लांट्स मतलब ट्रीज, और वेयर द सेल्स आर लूजली पैक्ड टू अलाउ गेशियस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड लिविंग सेल्स ऑफ द स्टेम। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्पेशल ऐसे स्टोमेटा जैसे नहीं अरेंजमेंट रहता है, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जैसे बाकी जगह क्या होता है कि ऐसे एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं बाहर वाला लेयर, लेकिन जहाँ पे लेंटिसल्स होता है वहाँ क्या होता है, ये देखो ये सेल है, यहाँ पे थोड़ा सा लूजली पैक्ड रहेंगे, ऐसे ऐसे, है ना, ताकि एयर का एक्सचेंज हो पाए। उसके बाद फिर जहाँ लेंटिसल खत्म वहाँ वापस से पैकिंग आ जाती है, ऐसी ऐसी। तो यहाँ से तो एयर नहीं जा सकता अंदर, लेकिन यहाँ से तो आ सकता है ना। लूजली पैक्ड टू अलाउ गेशियस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड लिविंग सेल्स ऑफ द स्टेम। ये लिविंग सेल्स है, ये सारे अंदर लिविंग सेल्स है। नेक्स्ट, CO2 गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द सेल्स diffuses out into air through same stomata in herbaceous plants or lenticels in big trees and plants। जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन रूट्स में देखा था कि वही रूट हेयर से ऑक्सीजन भी अंदर जाता है और CO2 भी बाहर जाता है, वही यहाँ पे लिख रहा है कि जो CO2 बनता है रेस्पिरेशन में वो उसी पाथवे से बाहर जाता है जिस पाथवे से ऑक्सीजन अंदर आता है। देखो इन हर्बेसियस प्लांट्स मतलब जिनके सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं उनमें स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से ही CO2 बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, और जिनके हार्ड वुडी स्टेम्स होते हैं उनमें लेंटिसल्स होते हैं, लेंटिसल्स से ही CO2 बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन लीव्स। ये हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का लास्ट पार्ट है। इसमें देखो
एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज O2 इन CO2 आउट। रेस्पिरेटरी गैसेज तो हम लोगों ने फर्स्ट में ही देख लिया था किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं रेस्पिरेशन में, CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज O2 इन CO2 आउट बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। मतलब लीव्स का तो हम लोग पहले ही देख लिए थे फोटोसिंथेसिस में, कि वहाँ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन छोड़ता है, CO2 लेता है, लेकिन रेस्पिरेशन जस्ट उल्टा होता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, इसीलिए बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा इसमें भी वही होगा क्योंकि गैसेज है और जगह ही वही है इसके लिए। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट बोथ, बट फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। ये एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एकदम याद रखना कि रेस्पिरेशन जो है वो डे और नाइट दोनों में होगा, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस हर टाइम नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। यह हमेशा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग देख, इधर पहली बात तो बोल क्या रहा है कि रेस्पिरेशन इन लीव्स, यहाँ पे सिर्फ लीव्स का बात हो रहा है कि लीव्स में रेस्पिरेशन दिन में रात में दोनों में हो सकता है, क्योंकि एनर्जी की जरूरत प्लांट को दिन में रात में दोनों में पड़ेगी। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस वो सिर्फ डे टाइम में होगा। और ये डे टाइम क्यों होगा बताओ बताओ बताओ, डे टाइम क्यों होगा? डे टाइम इसीलिए होगा क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट होती है, बिकॉज ऑफ सनलाइट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का तो नाम में ही फोटो आता है, फोटो मतलब क्या, लाइट। अब लाइट के प्रेजेंस में ही होगा ना, इसीलिए। तो हम लोग दोनों केस अलग अलग से देख लेते हैं। पहला केस ड्यूरिंग डे। ड्यूरिंग डे में क्या है, O2 इज प्रोड्यूस्ड, O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। डे के टाइम में यहाँ पे देखा था ओनली ड्यूरिंग डे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, लेकिन रेस्पिरेशन डे एंड नाइट बोथ। तो डे का ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस, leaves use some of the oxygen for respiration and rest of the oxygen diffuses out। यहाँ पे क्या होता है कि लीव्स ऑक्सीजन बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन रेस्पिरेशन भी कर रहा है, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो कुछ ऑक्सीजन वो यूज़ कर लेता है, लेकिन बहुत सारा बनाता है वो, इसीलिए जो बच जाता है उसको बाहर निकाल देता है, जिसको कि एनिमल्स यूज़ करते हैं। लेकिन CO2 इज प्रोड्यूस्ड विथ रेस्पिरेशन। अब भाई रेस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 तो बनेगा ना, तो CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। लीव्स यूज ऑल द CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या होती है कि जो CO2 बनता है रेस्पिरेशन में वो इतना ही बनता है जो कि लीव्स पूरा यूज कर ले। बल्कि ऐसा क्या होता है कि CO2 जो रेस्पिरेशन के द्वारा बनाया गया था उसको यूज तो कर लेता है फोटोसिंथेसिस में, और एडिशनल CO2 भी लेना पड़ता है प्लांट को बाहर से। सोचो प्लांट कितना अच्छा एकदम इंटेलिजेंट है कि अगर मैं CO2 ज़्यादा बनाऊंगा तो मेरे को इन्वायरमेंट में छोड़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए क्या करता है CO2 बनाता कम है और बल्कि बाहर से ले लेता है फोटोसिंथेसिस में। देयरफॉर नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स O2 आउट CO2 इन। लेकिन ये कब है, ड्यूरिंग डे का है ये। नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, CO2 अंदर आता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जितना बनता है उससे कम ही यूज करना रहता है, इसीलिए बचा कुचा बाहर दे देता है। लेकिन CO2 जितना बनता है रेस्पिरेशन में उससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में चाहिए, तो ये तो पूरा यूज कर लेगा और बाहर से भी लेता है। देखो कितना समझदार है ये। एनिमल्स कोई समझ नहीं है, सोचो प्लांट्स को भी समझ है, बेचारे मूक प्राणी को भी इतना दिमाग है, लेकिन हम इंसानों का क्या करें। चलो अब एट नाइट देखते हैं। नाइट में क्या होता है, नाइट में नो फोटोसिंथेसिस बिकॉज नो सनलाइट, नो फोटोसिंथेसिस देयरफॉर नो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एंड नो CO2 कंज्यूम्ड। यहाँ पे क्या होता है, जो ये प्रोसेस था, ये फोटोसिंथेसिस वाला, ये बंद हो जाता है, उस वजह से ना तो ऑक्सीजन बनता है ना ही CO2 यूज होता है, इसीलिए ऑक्सीजन टेकन इनटू लीव्स फॉर रेस्पिरेशन। अब रात को क्या करे बेचारा, फोटोसिंथेसिस बंद हो गया तो उसको ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ही लेना पड़ता है, इसीलिए रेस्पिरेशन के लिए एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है। CO2 प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस आउट। अब क्या कर सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट तो बनेगा ही ना, तो CO2 जो भी बनता है उसको एनवायरनमेंट में उसको छोड़ना ही पड़ता है। देयरफॉर नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स एट नाइट, ऑक्सीजन इन CO2 आउट, जस्ट उल्टा हो जाता है। दिन में क्या हुआ था, ऑक्सीजन आउट CO2 इन, लेकिन नाइट पे क्या, ऑक्सीजन इन CO2 आउट, जस्ट उल्टा हो जाता है। अब इससे हम लोग को एक और लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि कहीं पे भी गांव में जाओगे या कहीं पे भी जो बड़े लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं
कि रात को उस पेड़ के नीचे मत सोना, वहाँ पे भूतनी है, वहाँ पे ये है वो है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन उसका एक्चुअली में लॉजिक क्या होता है कि रात को जो है वो प्लांट ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है। तो वो जो CO2 छोड़ेगा, अगर हम उस प्लांट के नीचे या ट्री के नीचे सो जाएंगे तो हम CO2 ज़्यादा इनहेल करेंगे, उससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन वही बस बड़े लोगों का लॉजिक अलग रहता है सेम चीज़ के लिए, और ये लॉजिक अलग है। ठीक है, चलो तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स।